हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, IAS मुख्य परीक्षा 2013 से लेके 2024 तक पॉलिटी के जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है हमारी चल रही है। अब बीच में एक हफ्ते का गैप हुआ था कुछ सुनिश्चित कारणों के चलते, तो ऐसे में हम फिर से इस सीरीज को शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसने भी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको स्टडी IQ-IAS हिंदी वाले अपने चैनल पे वो सारी की सारी 5 वीडियोस मिल जाएंगी। उन 5 वीडियोस में मैंने 2024 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं पॉलिटी के, और 2023 के भी 2 क्वेश्चन मैं वहां पे डिस्कस कर चुकी हूँ। याद रखिएगा, ये क्लास केवल सुनने से नहीं होगा कि आप बैठे आपने आधा घंटा 40 मिनट क्लास सुन ली और आप ये सोच रहे हो कि हमें लिखना आ गया। आपको मेहनत करनी होगी इस क्लास के साथ साथ। यानी जब आप इस क्लास को सुन रहे हो तो जो क्वेश्चन आपने सुने हैं, समझे हैं, है ना, उनका पूरा कंटेंट आपने जाना है कि क्या लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड आपने समझी है, तो आपको घर पे बैठ के वो क्वेश्चन साथ साथ लिखने भी होंगे। ये जो सीरीज है ये हफ्ते में 3 दिन कंटिन्यू रहेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं 2023 के नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में राज्य यानी जो स्टेट है वो शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, यानी यदि हम इस क्वेश्चन के पार्ट्स देखें, भारत में जो राज्य है यानी स्टेट्स हैं, एक तो ये क्वेश्चन शहरी स्थानीय निकायों के ऊपर है। अच्छा, कई बच्चे बता देंगे कि अनिच्छुक कैसे हैं, है ना, बता दिया, सारी की सारे पॉइंट्स बता दिए। लेकिन यहां आप क्वेश्चन की डिमांड को समझिए, यानी निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होते। तो यहां पे सबसे पहले आपको भूमिका बतानी पड़ेगी, है ना। भूमिका में आप 74वें संविधान संशोधन का जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्वप्न को साकार करने के लिए फाइनली 74वां संविधान संशोधन हुआ, स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई ताकि जो शासन है वो सुदृढ़ हो और जो जमीनी स्तर पे लोग सशक्त हो और बेहतर तरीके से शहरी विकास हो, है ना। इस तरीके से भूमिका का आधार आप लिख सकते हैं। भूमिका के बाद आपको बताना पड़ेगा कि राज्य, जो ये स्थानीय निकाय हैं, कार्यात्मक रूप से सशक्त बनाने में क्यों अनिच्छुक है। तो सबसे पहले कार्यात्मक के आपको 5-7 पॉइंट जो आते हैं वो बताने पड़ेंगे। फिर आपको अलग से वित्तीय बताना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पूछे गए हैं, है ना। तो कार्यात्मक और वित्तीय आपको अलग अलग दिखना चाहिए एग्जामिनर को, तब जाके क्वेश्चन की डिमांड पूरी होगी। सशक्त बनाने के अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, टिप्पणी कीजिए। लेकिन आपने कमियां बता दी कि भाई कार्यात्मक स्तर पे क्यों अनिच्छुक हैं, क्या क्या कमियां हैं, है ना, वित्तीय स्तर पे क्या कमियां हैं। यहां पे यदि यहीं पे आप अपना क्वेश्चन खत्म कर दोगे तो वो इंप्रेसिव नहीं होगा। अगर आप कमियां बता रहे हो तो ये अंडरस्टूड है, और विशेष तौर पे टिप्पणी पूछा गया है, टिप्पणी में आपको अपनी राय भी शामिल करनी होती है। तो ऐसे में आप केवल कमियां बता के क्वेश्चन को वहां पे छोड़ देंगे तो वो एक तरीके से इंपैक्ट नहीं उतना पड़ेगा एग्जामिनर पे। जब हमें कमियां पता है तो हमें समाधान भी पता होंगे, तो हम कुछ सजेशन यदि सुझाव यदि दे देंगे तो फिर सुझाव के बाद निष्कर्ष, तब जाके हमारा जो आंसर है वो बेहतर आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो भूमिका, कार्यात्मक क्या क्या चुनौतियां हैं, वित्तीय क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे अनिच्छुक दिख रहे हैं राज्य कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियां देने में, साथ ही क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, और फाइनली क्या निष्कर्ष होगा। ये 5 पिलर हमें इस आंसर राइटिंग में शामिल करने होंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका में हम, एक बात और बता दूं, मैं हर क्लास में बताती हूं, यहां पे जो आपको आंसर मिलेगा वो मॉडल आंसर है, मतलब वो एक तरीके से काफी डिटेल में होगा। जब आप लिखोगे तो आपके पास इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि 150-250 शब्दों में आंसर लिखना होता है, तो आप अपने हिसाब से उसको, मैंने ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास किया है ताकि एक बेस के तौर पे आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन की भूमिका में हम साफ तौर पे बता देंगे कि 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जो स्थानीय शहरी निकाय हैं उनको सशक्त बनाना था। हालांकि जो ULBs हैं अभी भी फंड, कार्यकर्ताओं और कार्य क्षमताओं में चुनौतियों से जूझ रहे हैं।
इससे उनके कामकाज में बाधा आती है और जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को वो प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल साबित नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से भूमिका लिख दी। अब सीधा हम क्वेश्चन की डिमांड पे आ जाएंगे कि भाई शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने में राज्यों की अनिच्छा कैसे है। सबसे पहला पार्ट कार्यात्मक अनिच्छा कैसे, उसके बाद वित्तीय अनिच्छा के पॉइंट्स हम बताएंगे। तो सबसे पहले यदि कार्यात्मक अनिच्छा की बात करें तो पहला है भाई कार्यों का सीमित हस्तांतरण। आपने यदि पंचायती राज सिस्टम और स्थानीय स्वशासन वाला जो पार्ट है वो पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भले ही 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, लेकिन इन 18 विषयों में से कितने स्थानीय स्वशासन जो निकाय हैं उनके पास जाएंगे, ये उस संबंधित राज्य की विधानमंडल पे डिपेंड करता है। किसी राज्य की विधानमंडल ने ज्यादा शक्तियां दे रखी हैं, किसी राज्य की विधानमंडल ने कम शक्तियां दे रखी हैं। तो वही कार्यों का सीमित हस्तांतरण, यानी कई राज्य 12वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध कार्य हैं उनको शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने में धीमे रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में उनकी क्षमता बाधित हुई है। क्योंकि जब शहरी स्थानीय निकायों के पास कार्य नहीं रहेंगे, शक्तियां नहीं रहेंगी, है ना, उनको कार्यों का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, तब तक वो कैसे पूर्ण क्षमता में स्थानीय स्वशासन के विकास पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कार्यात्मक जो अनिच्छा है वो हमें दिख रही है कि कार्यों का सीमित हस्तांतरण किया गया है। दूसरा, समानांतर निकाय। ध्यान रखिएगा, यूएलबी यानी महत्वपूर्ण शहरी कार्यों की देखरेख करने वाले विशेष प्रयोजन वाहन जैसे समानांतर निकायों की स्थापना। ये विशेष प्रयोजन वाहन कैसे होते हैं, जैसे बिजली बोर्ड बना दिया, ठीक है, जैसे हाउसिंग बोर्ड बना दिया। इसी तरीके से जल बोर्ड अपना काम कर रहा है, जल बोर्ड है। स्वच्छता को लेके अलग, यानी जो काम बेसिकली स्थानीय स्वशासन निकाय के होने चाहिए थे उनको समानांतर विशेष प्रयोजन इकाइयों को बना के उनको सौंप दिया। और ये जो विशेष प्रयोजन इकाइयां होती हैं जिनको विशेष उद्देश्य के कार्य सौंपे जाते हैं, ये स्थानीय स्वशासन निकायों से स्वायत्त होकर काम करती हैं। तो इसीलिए इससे स्थानीय जो स्वशासन निकाय हैं, विशेष तौर पे यूएलबी, हम अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं यूएलबी, इनकी भूमिका और महत्व कमजोर हो रहा है। तो समानांतर निकाय, है ना, तो ये भी एक कार्यात्मक वो है, कमी है। अगला है अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, कुछ राज्यों में वार्ड समितियों का गठन पारदर्शी तरीके से नहीं होता। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि वार्ड समितियों का गठन कैसे होगा, क्या उनकी संरचना होगी, क्या उनकी शक्तियां होंगी, ये हर एक राज्य में अलग अलग मॉडल है ना। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर पूरे देश के लिए समान मॉडल नहीं है। तो कई राज्यों में वार्ड समितियों के गठन पारदर्शी तरीके से नहीं होता, उसमें हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी और संभावित समझौता देखने को मिलता है, जिससे लोकतांत्रिक जो आधार होना चाहिए स्थानीय स्वशासन निकायों का वो कमजोर होता है ना। तो यहाँ पे अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया भी एक बड़ा फैक्टर है, कार्यात्मक जो एक तरीके से है अनिच्छा, उसके सब पॉइंट में। इसके साथ ही महापौर्य प्राधिकार, जिन राज्यों में महापौर का जो निर्वाचन होता है ना, ये भी हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से होता है। इनफैक्ट इनके निर्वाचन का तरीका, इनका कार्यकाल भी हम एक शहर से दूसरे शहर में अलग अलग देखते हैं। जैसे बंबई में अलग है, बेंगलोर में अलग है, दिल्ली में अलग है। तो ऐसे में जिन राज्यों में महापौरों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है वहां उनका प्राधिकार प्राय नाम मात्र का होता है। और नगर आयुक्त होते हैं जो विशेष तौर पे एक आईएएस ऑफिसर होते हैं बड़े शहरों में। इन नगर आयुक्तों के पास निर्णय लेने की अधिक शक्ति होती है तथा शक्ति का अपर्याप्त हस्तांतरण होता है महापौर के पास, है ना, जो कि प्रत्यक्षतः जनता के द्वारा चुने गए हैं कुछ शहरों में। तो ऐसे में यहां पे अगर उसके पास शक्तियां कम रहेंगी, प्राधिकार कम रहेंगे, तो किस तरीके से यूएलबी का विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, तो इससे स्थानीय शासन में उनकी जो प्रभावशीलता है वो सीमित हो जाती। बात समझ में आई? तो महापौर्य प्राधिकार को लेके भी अलग अलग शहरों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और कई जगह जो नगरीय आयुक्त हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। तो इससे महापौरों की शक्ति जो है वो कम होती है बेहतर यूएलबी की व्यवस्था को संचालित करने के संदर्भ। इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है नौकरशाही नियंत्रण, यानी कई राज्यों में नौकरशाहों का यूएलबी पर पर्याप्त नियंत्रण रहता है। जैसे आप देखोगे लखनऊ जैसे शहरों में
जहां नौकरशाहों के नेतृत्व वाली समितियां अक्सर स्थानीय निर्णयों को दरकिनार कर देती है। तो कई शहरों में नौकरशाहों को स्थानीय तरीके से चुने गए जो प्रतिनिधि हैं स्थानीय स्तर के, उन पे ज्यादा शक्ति दी गई है। तो ये भी एक कार्यात्मक चुनौती है यूएलबीज के समक्ष। साथ ही शहरी नियोजन में भूमिका, जैसे आप देखोगे कि हालांकि शहरी स्थानीय निकायों से शहरी नियोजन में अग्रणी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है कि भाई शहरी नियोजन में किसकी सबसे ज्यादा भूमिका होगी, तो शहरी स्थानीय निकायों की, लेकिन वे अक्सर सीमांत भूमिकाओं तक ही सीमित रहते हैं। जैसे बेंगलुरु में कई महत्वपूर्ण शहरी नियोजन पहल हैं, वो नगर निगम को नहीं दी गई। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से ये अलग रह के काम करते हैं या इनके पास इतनी शक्तियां नहीं होती। तो ये सारी की सारी हमें कार्यात्मक अनिच्छाएं दिखती हैं राज्यों की, है ना। तो ये चुनौतियां हैं बेसिकली, क्योंकि जब तक हम स्थानीय निकायों को सशक्त मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक हम स्थानीय स्वशासन को सशक्त कैसे कर सकते हैं या स्थानीय विकास को सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं, या स्थानीय विकास में जो यूएलबीज है इनकी भूमिका को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो हमने सबसे पहले भूमिका देख ली और भूमिका के बाद हमने स्पष्ट तौर पे देख लिया कि राज्यों की कार्यात्मक अनिच्छा को हम किन किन पॉइंट्स के मद्देनजर देखते हैं। तो चाहे कार्यों का सीमित हस्तांतरण हो, समानांतर निकायों की स्थापना हो, अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया हो, महापौरीय प्राधिकार को लेके कुछ संदर्भ हो, और साथ ही नौकरशाही नियंत्रण और शहरी नियोजन में हमें कई बार यूएलबीज की कम भूमिका देखने को मिलती है। तो ये सब कार्यात्मक अनिच्छा के एग्जाम्पल्स हैं। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था राज्यों की कार्यात्मक और वित्तीय अनिच्छा। यहाँ पे वित्तीय क्या क्या चुनौतियां हैं और बेसिकली राज्य कहां लैग कर रहे हैं वित्तीय अधिकार देने के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वित्तीय राज्य के अनुदान पर निर्भरता। जो यूएलबीज हैं ये राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान पर बड़े स्तर पर निर्भर होते हैं, जिससे इनकी वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो जाती है और राज्य की बदलती प्राथमिकताओं के प्रति वे असुरक्षित हो जाते हैं। यदि राज्य की प्राथमिकता बदली, मतलब ये डिपेंड करेगा ना कि राज्य उनको कितना अनुदान देते हैं, कितना नहीं देते हैं, तो इससे उनकी वित्तीय क्षमता प्रभावित होती है ना। तो एक तो अनुदान पर निर्भर है ये, यानी वित्तीय तौर पे स्वायत्त नहीं है, फिक्स संसाधन नहीं है ना, जो उनके कार्य करने में एक तरीके से पर्याप्त हो। ठीक है, तो अनुदानों पर निर्भरता। दूसरा, अकुशल राजस्व संग्रहण। कई शहरी स्थानीय निकायों को संपत्ति कर और अन्य स्थानीय जो बकाया राशि है उसको कुशलता पूर्वक एकत्रित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी जो उनको संसाधन दे रखे हैं, जैसे संपत्ति कर है या अन्य छोटे मोटे कर हैं, उनको भी वो बेहतर तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाते। इससे भी वित्तीय निर्भरता बढ़ती है उनकी राज्य के प्रति। इसके अलावा विविध राजस्व स्रोतों का अभाव। यदि आप मैक्सिमम यूएलबीज को देखोगे तो यूएलबीज का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 60% केवल संपत्ति कर से ही आता है ना। और इस संपत्ति कर में भी अलग अलग एजेंसियां भी इंटरफेयर करती रहती हैं। तो ऐसे में विविध राजस्व स्रोतों का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। हमें उनको सशक्त करने के लिए अलग अलग राजस्व स्रोतों का एक तरीके से विविधता लानी पड़ेगी। अगला है राज्य वित्तीय आयोग, है ना। आप लोगों को पता है आर्टिकल 243I और 243Y में राज्य वित्तीय आयोगों की व्यवस्था की बात की गई है, लेकिन कई राज्यों में ये वित्तीय आयोग देर से गठित होते हैं, है ना। कई जगह रिपोर्ट में देरी आती है और दूसरा, इन राज्य वित्त आयोगों की जो अनुशंसा होती है वो बाध्यकारी नहीं होती राज्य सरकार पे, वो सलाहकारी होती है। तो ऐसे में ये जो राज्य वित्तीय आयोग है ये स्थानीय सरकारों को धन के व्यवस्थित और नियम आधारित जो आवंटन है उसकी गारंटी देने में काफी हद तक विफल हो जाते हैं। तो जो अप्रभावी राज्य वित्तीय आयोगों की व्यवस्था है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही वित्तीय विसंगतियां, आप देखोगे भ्रष्टाचार का बोलबाला है स्थानीय शासन में भी, हमें यह स्पष्ट तौर पे नजर आता है और इसके जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण अक्सर करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगते रहते हैं यूएलबीज के ऊपर। उदाहरण के स्वरूप गुरुग्राम नगर निगम का हालिया भ्रष्टाचार का मामला, 2022 का मामला। तो इस तरीके से जो वित्तीय विसंगतियां हैं ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है यूएलबीज के संदर्भ में। और अगली चुनौती है जीएसटी मुआवजा।
ध्यान रखिएगा कि जीएसटी मुआवजे को लेके जो खींचतान चलती रहती है, यूएलबी पर वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद कई यूएलबी को अपने राजस्व में कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि करों में उनका हिस्सा प्रभावित हुआ। तो जीएसटी लागू होने के बाद जो स्थानीय निकाय हैं उनको बड़े स्तर पे वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुआवजे की सख्त जरूरत पैदा हो गई। क्योंकि जब कर आधार पे वो कलेक्शन उनका कहीं ना कहीं कम होगा तो मुआवजे पर निर्भरता बढ़ेगी, और मुआवजे पर निर्भरता बढ़ेगी, अनुदान पर निर्भरता बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हम ये कह सकते हैं कि वो डिपेंड करेगा कि राज्य की प्राथमिकताएं क्या हैं। अनुदान मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर समझौता होता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के स्तर पे, स्थानीय स्तर पे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वित्तीय। अब कई बच्चे यहीं तक खत्म कर देंगे, लेकिन आप खुद बताइए कि क्या अगर हमें कमियां पता है तो क्या हम 2-4 सजेशन नहीं दे सकते हैं? मैं ये नहीं कहती कि सजेशन को बहुत डिटेल में लिखो, आप सुझाव में 5-7-10 पॉइंट भी लिख दोगे ना तो तब जाके आपका जो आंसर का ओवरऑल डायमेंशन है वो बेहतर तरीके से कवर हो पाएगा। बात समझ में आई बेटा? तो हमने देख लिया भूमिका, कार्यात्मक अनिच्छा, वित्तीय अनिच्छा। लास्ट में एक बार समराइज करा दूंगी। उसके बाद ये जो बाधाएं हमें दिखी, चाहे कार्यात्मक चाहे वित्तीय, इनको दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना पड़ेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा कर हस्तांतरित करने पड़ेंगे, यानी जो मैंने कहा ना, करों का विविधीकरण करना पड़ेगा। न केवल संपत्ति कर बल्कि दूसरे जो एक तरीके से कर के स्रोत हैं उनको भी हमें स्थानीय निकायों को संदर्भित करना पड़ेगा। साथ ही अनुदान पर जो निर्भरता है उसको कम करना पड़ेगा। वो कैसे होगी? तो जब हम उन्हें पर्याप्त वित्तीय स्रोत दे देंगे तो अनुदान पर निर्भरता कम होगी। नवीन वित्त पोषण को बढ़ावा देना, वही बात है, जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड वगैरह की व्यवस्था हम उनके लिए कर सकते हैं। साथ ही शक्तियां उन्हें सौंपनी पड़ेंगी। अच्छा, एक बात और, जब हम सजेशन लिखेंगे ना तो अलग अलग सजेशन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कार्यात्मक सजेशन क्या है, वित्तीय, वो फिर ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल सजेशन लिख दो कि भाई देखो वित्तीय स्वायत्तता दे दें, है ना, वित्त के ज्यादा विविधता बढ़ा दें राजस्व स्रोतों की। तीसरा, हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दे दें। जब 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं तो प्रत्येक राज्य विधानमंडल को यह प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दी जाएं स्थानीय स्वशासन निकायों को, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने जो कार्य हैं उनको संचालित कर पाएं। उनका क्षमता निर्माण करना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे जो क्षमता निर्माण के कार्यक्रम है उसमें बड़े स्तर पर निवेश करने की जरूरत है। जैसे कर्नाटक, मिजोरम में सफल पहलों से पता चलता है कि जो यूएलबीज हैं इनकी क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रयास करने जरूरी है। साथ ही लेखांकन प्रथाओं को सुधारने की जरूरत है। स्थानीय शहरी निकायों को बेहतर लेखांकन प्रथाओं लागू करना होगा, जिससे सटीक बजट तैयारी, रख रखाव और खातों की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित हो। साथ ही भ्रष्टाचार को एक तरीके से खत्म करने के संदर्भ में पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस जैसी जो मुद्दे हैं वो हमें यहाँ पे भी लागू करने होंगे, ताकि जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उस मुद्दे का भी समाधान हो सके। तो हमने कुछ सजेशंस बता दिए। सजेशन वही थे जो कमियों से निकले थे, एक्स्ट्रा हमें कुछ करना नहीं पड़ा। निष्कर्ष के तौर पे हम लिख सकते हैं कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो विकेंद्रीकृत शहरी शासन की परिकल्पना आंशिक रूप से ही पूरी हो पाई है, क्योंकि राज्य यूएलबी को कार्यात्मक और वित्तीय हस्तांतरण की जो शक्तियां हैं वो पूरी तरीके से देने में अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। तो अतः यदि हमें यूएलबी को सशक्त बनाना है तो इस अंतर को दूर करना पड़ेगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, क्षमता निर्माण करना पड़ेगा, उत्तरदायी शहरी निकायों को बढ़ावा देने के लिए हमें यह सब काम करना पड़ेगा। और जब स्थानीय शहरी निकाय मजबूत होंगे तब जाके भारत में टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो हमारा छूट गया हो। दूसरा, इस क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल्स समय समय पे आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहते हो, कहीं भ्रष्टाचार का मामला आया, आपने अपने स्थानीय स्वशासन में जहां नोट्स बनाए हैं उसमें ऐड ऑन कर, है ना। तो ये काम आपको होमवर्क करना पड़ेगा, है ना। आपको हर एक स्तर पे तैयार रहना पड़ेगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को फटाफट हम रिवाइज करें। तो क्वेश्चन को अभी मैं सब पढ़ूं तो आपको बहुत आसान लगेगा। भारत में राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। टिप्पणी करें। सबसे पहले भूमिका बता दी। कार्यात्मक अनिच्छा कैसे है? तो कार्यों का सीमित हस्तांतरण है, समानांतर निकाय है, अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया है,
महापौर प्राधिकारों का मुद्दा है, नौकरशाही का नियंत्रण है और शहरी नियोजन में सीमित भूमिका भी हमें देखने को मिलती है। वित्तीय अनिच्छुक कैसे हैं? तो राज्य अनुदान पर निर्भरता है, अकुशल राजस्व संग्रहण, यानी जितना राजस्व स्रोत दिया है उसको ही बेहतर तरीके से संग्रहित नहीं कर पाते। फिर विविध राजस्व स्रोतों का अभाव है, संपत्ति कर ही केवल 60% है इनका। अप्रभावी राज्य वित्तीय आयोग बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे, उनकी सलाहों को दरकिनार कर दिया जाता है। वित्तीय विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं और जीएसटी मुआवजे को लेके वित्तीय यानी ये चुनौतियां हैं। समाधान क्या हो सकते हैं? तो इन चुनौतियों को दूर कर दिया और फाइनली हमने एक निष्कर्ष लिख दिया। अब जाके आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप लोग जो अभी स्क्रीन पे बैठ के पढ़ भी रहे होंगे, आपको लग गया होगा हाँ आ गया। ऐसे नहीं आता, खुद कॉपी पेन लेना है, क्वेश्चन लिखना है और खुद से लिखना है आंसर। ठीक है, आप यकीन मानो जिस दिन आप 2013 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन लिख लोगे ना, उस दिन आपको वास्तव में ये महसूस होगा कि हाँ हमने कुछ किया है और पॉलिटी से आपका डर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि 2025 में आप लोगों को यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है तो एसआईपी प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है 10 दिसंबर से। ये डेडिकेटेड तरीके से पीटी फोकस प्रोग्राम होगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स 2025। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस बड़े फास्ट और बड़े कंसेप्चुअल तरीके से कवर कराया जाएगा। मात्र 5,999 में ये एसआईपी का जो बैच है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 5,999 में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप 2026-27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। हिंदी माध्यम में ये बैच शुरू हो रहा है 7 दिसंबर शाम 6 बजे से। ध्यान रखिएगा, इसमें एसआईपी आपका इंक्लूड है, मेंस ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसमें इंक्लूड है, ये जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड है और 1-to-1 मेंटोरशिप, यानी बहुत ही बेहतरीन बैच है। 2026 में जिसको प्रिपरेशन करनी है 28,999 में, और 2027 वाले जो बच्चे हैं उनको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, पहले बेसिक फिर एडवांस लेवल, तो वो इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं 34,999 में। ध्यान रखिएगा, आपका पूरा का पूरा पीटी मेंस इंटरव्यू इस फाउंडेशन बैच में इंक्लूड होगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा उस पे जाइए, कोड यूज कीजिए LD Live और एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की संसदीय व्यवस्था मतलब संसदीय संप्रभुता के लिए ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण की तुलना और विरोधाभास पे क्वेश्चन था, है ना। बेसिकली संसदीय संप्रभुता को लेके भारतीय और ब्रिटिश दृष्टिकोण की तुलना करनी थी इस क्वेश्चन में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब भी मैं या हमारी जो पूरी टीम जब आपको संसदीय व्यवस्था पढ़ाती है तो सीधे तौर पे हम भारत और इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था की तुलना करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक है, ये हर स्टूडेंट के लिए बेसिक है, ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले भूमिका, उसके बाद तुलना, दैट्स इट। तुलना में हम मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैं अभी एक लिखने का तरीका बता सकती हूँ, बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले यदि इसकी भूमिका की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि जो संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है वो ब्रिटेन के संविधान का एक सिद्धांत है, और इस संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो ब्रिटेन की संसद है वो संप्रभु है ना, वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है और बिना संस्थाओं या अधिकारियों के हस्तक्षेप के कानून बना भी सकती है और हटा भी सकती है ना, ध्यान रखिएगा। और हालांकि अब यहां पे हम कंपैरिजन शुरू कर सकते हैं भूमिका में कि हालांकि भारत ने संसदीय प्रणाली का सिद्धांत कहां से लिया, इंग्लैंड से लिया, लेकिन भारत ने एज इट इज संसदीय प्रणाली को, इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली को भारत में नहीं अपनाया, बल्कि उसे अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ढाल के उसे अपनाया है ना। इसका सीधा सा अर्थ है कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में हमें काफी अंतर देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी काफी अंतर है दोनों के दृष्टिकोणों में। तो भूमिका में हमने संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत बता दिया। क्या होती है संसदीय संप्रभुता, यानी जब संसद संप्रभु हो, संसद को किसी भी अन्य प्राधिकरण या अधिकारियों की सहायता के बिना
कानून को या संविधान को बदलने की आजादी हो, है ना, और संविधान में संशोधन भी जब सामान्य विधायी प्रक्रिया से कर सके संसद, यही है संसदीय संप्रभुता। और ब्रिटेन की संसद के बारे में यह कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, बस पुरुष को महिला नहीं बना सकती, महिला को पुरुष नहीं बना सकती, ऐसा कई विद्वान कहते हैं ब्रिटेन की संसद के संदर्भ में, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू है। ठीक है, और फिर हमने कंपैरिजन का एक पॉइंट बता दिया, लेकिन दोनों के दृष्टिकोणों में यानी भारत और ब्रिटेन के दृष्टिकोण में हमें अंतर देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या अंतर है? सबसे पहले हम संवैधानिक ढांचे के आधार पर यदि अंतर की बात करें, यूके के पास एक अलिखित संविधान है। विशेष तौर पे जो यूके है यानी इंग्लैंड है, वहां विभिन्न स्रोतों जैसे सम्मेलन, कानून, ऐतिहासिक दस्तावेजों, न्यायिक मिसालों के द्वारा एक संविधान गठित हुआ है ना, एक म्यूचुअल सहमति से, तो सामान्य तौर पे अलिखित है वो। लेकिन भारत का संविधान यदि हम देखें तो लिखित है ना, व्यापक तरीके से, और पूरे भारत का एक ही संविधान है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, है ना। और इस संविधान में जो हर प्रकार की व्यवस्था, चाहे विधायी, चाहे न्यायिक, चाहे कार्यकारी के साथ साथ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज इत्यादि सब की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। तो संवैधानिक ढांचे पे पहला अंतर क्या देखने को मिला कि वहां का अलिखित है, भारत का लिखित है, विस्तृत संविधान है, विस्तार से हमने लिखा हुआ है। दूसरा यदि हम अंतर देखने को मिले तो संशोधन प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन में जो संविधान का स्वरूप है वो लचीला है। लचीले का मतलब क्या है कि बहुत ही आसानी से वहां की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, आसानी से। तो सामान्य विधायी प्रक्रिया यानी सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया से ही वहां की संसद को संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, यानी सामान्य और संवैधानिक कानूनों के बीच कोई अंतर वहां पे नहीं है। वहां की संसद ज्यादा पावरफुल है और संविधान लचीला है, बहुत नम्य प्रकृति का है। लेकिन यदि भारत की बात करें तो भारत में जो संविधान है वो लचीलेपन के साथ साथ कठोरता का मिश्रण है। यानी हमारे देश में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको सामान्य विधायी प्रक्रिया यानी सामान्य बहुमत के द्वारा ही लागू किया जा सकता है, हालांकि उनको 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है संसद के अलग अलग सदनों में, और कुछ ऐसे प्रावधान जो संघीय ढांचे से जुड़े हुए हैं वहां पे केवल विशेष बहुमत से भी काम नहीं चलेगा, वहां पे दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। यानी यदि हम संशोधन प्रक्रिया के आधार पर देखें तो वहां पे संशोधन प्रक्रिया बहुत नम्य है, लचीली है। लेकिन भारत में संशोधन प्रक्रिया लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। तो यहां पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो दोनों में। तीसरा यदि हम डिफरेंस देखें, शक्तियों का पृथक्करण। इंग्लैंड में संसद सबसे ज्यादा सशक्त संगठन है, ध्यान रखिएगा। वहां पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका सिद्धांत, मतलब उसका जो एक तरीके से औपचारिक सिद्धांत का वहां पे पालन नहीं होता है। संसद की सर्वोच्चता होती, जहां एक संगठन या एक सदन ज्यादा पावरफुल है वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत वैसे भी बेहतर तरीके से काम करेगा नहीं। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो पर्टिकुलरली सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है अनुच्छेद 50 में भी, डीपीएसपी के आर्टिकल 50 में भी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने जैसे शक्ति के पृथक्करण की बात की गई है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर यहां पे भी है, मतलब हमारे देश में है, वहां पे हमें स्पष्ट तौर पे नहीं दिखता। ठीक है, हालांकि ये आपको पता ही होगा कि यदि हम भारत और यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर तुलना करें तो यूएसए का सेपरेशन ऑफ पावर और ज्यादा कठोर है, क्योंकि वहां पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। ये सब पढ़ाया हुआ है कंसेप्चुअल क्लासेस में। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर को लेके दोनों में हमें अंतर देखने को मिलते हैं। तीसरा, संघीय बनाम एकात्मक ढांचा। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में जो ढांचा है शासन का वो एकात्मक है। यहां पे आप देखोगे कि जिसकी संप्रभुता वेस्टमिंस्टर में केंद्रित है, यानी सारी की सारी संप्रभुता कहां है? वेस्टमिंस्टर में। जैसे वहां पे स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड में विकेंद्रीकृत सरकारें हैं, लेकिन इनको शक्तियां कहां से मिलती हैं? संसद से ही। लेकिन भारत में एकात्मक ढांचा, भारत में सत्तात्मक ढांचा। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट तौर पे विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और ये शक्तियों का विभाजन संसद ने नहीं किया जिसको संसद कभी भी छीन ले, ऐसा नहीं है। ये शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया गया है। तो हमारे देश में डिवीजन ऑफ पावर की व्यवस्था एकदम स्पष्ट है, वहां पे एकात्मक व्यवस्था है।
अगली तुलना हम न्यायिक समीक्षा के आधार पर कर सकते हैं। वहां पे न्यायपालिका बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है, तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है। विशेष तौर पे संवैधानिक आधार कानूनों की समीक्षा करने और अमान्य ठहराने का उन्हें सीमित अधिकार है, जबकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायिक समीक्षा का न्यायपालिका को अधिकार है। यानी न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध ठहराने की शक्ति रखती है। अनुच्छेद 13 में भी स्पष्ट तौर पे, हालांकि वहां एग्जैक्ट न्यायिक समीक्षा शब्द नहीं है, लेकिन ये आभास वहां से हम निकालते हैं कि यदि संसद किसी भी विधि, उपविधि, नियम, विनियम या किसी भी तरीके से संविधान संशोधन के अलावा फंडामेंटल राइट को कम करती है ना, उन्हें संशोधित करती है ना, उन्हें छीनती है, तो ऐसे में न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, कहने का सीधा सा मतलब है कि विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध ठहराने की न्यायपालिका की शक्ति। यदि ये कार्य संविधान के मूल्यों के विपरीत हैं तो न्यायपालिका इनको वैध ठहरा सकती है। तो हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू है, ध्यान रखिएगा, एक ये न्यायिक समीक्षा के आधार। फिर मूल संरचना न्यायिक समीक्षा से ही जुड़ती है कि भाई वहां पे मूल संरचना जैसा कोई आधार हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और इतनी सशक्त हुई समय पे केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे की संकल्पना दी और ये जो मूल ढांचा है इसको अपरिवर्तनीय बनाया। यानी कि इस मूल ढांचे में संसद आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के द्वारा भी संशोधन नहीं कर सकती, है ना, ध्यान रखिएगा, इसको लेके डिफरेंस है। इसके अलावा आप यदि भारतीय संसदीय प्रणाली और यूके की संसदीय प्रणाली में कुछ और अंतर बताएं तो आप बता सकते हैं, एक मिनट, तो आप बता सकते हैं कि यूके में गणतंत्र नहीं है, भारत में गणतंत्र है। ये भी तो डिफरेंस बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। गणतंत्र यानी वहां पे जो राजा वगैरह है वो वंशानुगत व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत नहीं है बल्कि निर्वाचित है ना, एक अंतर ये हो गया। अगला अंतर यदि आप इन दोनों में बताना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा, यूके और भारत, है ना। अगला पहला अंतर इनके अलावा, ठीक है, उसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि यूके में जो पीएम है वो केवल निम्न सदन का ही व्यक्ति, निम्न सदन का सदस्य ही बन सकता है। भारत में जो पीएम है वो उच्च सदन यानी राज्यसभा के भी हो सकते हैं, निम्न सदन यानी लोकसभा, प्लस 6 माह तक बिना संसद के सदस्य बने। ये सब पढ़ा होगा आपने, ये डिफरेंस हो गया, बने भी हो सकते, है ना, 6 महीने तक बिना संसद के सदस्य बने भी, हालांकि 6 महीने में फिर उनको या तो लोकसभा या राज्यसभा ग्रहण करनी पड़ेगी। एक अगला डिफरेंस है यूके और भारत की संसदीय प्रणाली में। यूके में शैडो कैबिनेट की व्यवस्था है, भारत में शैडो कैबिनेट की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, एक अगला और है कि यूके में जो जो मंत्री होते हैं उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, भारत में मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो ये 3-4 डिफरेंसेस और हैं दोनों की को लेके, और फिर आगे हम बता देंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक ढांचे को अपनाया जिसमें शक्ति के पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का मिश्रण था। हमने किसी भी एक संस्थान को बहुत ज्यादा शक्ति दी कि वो संस्थान बहुत ही ज्यादा निरंकुश होकर काम करने की संभावना हो उस संस्थान। हम ये नहीं कह सकते कि करता ही, अगर हम ज्यादा शक्ति दे देते तो संभावना तो थी ही यदि हम किसी एक संस्थान को पावरफुल बनाएं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया, नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत को अपनाया, जो हमारे लोकतंत्र को अधिक समावेशी, जवाबदेह बनाता है और संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत कायम रखता है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन। यदि मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं इस क्वेश्चन को फिर से, सबसे पहले ब्रिटिश संप्रभुता के लिए ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण की तुलना और विरोधाभास पूछा था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे और सीधा तुलना पे आ जाएंगे। संवैधानिक ढांचे को लेके क्या कंपैरिजन है, संशोधन प्रक्रिया को लेके, शक्तियों के पृथक्करण को लेके, संघीय बनाम एकात्मक को लेके, न्यायिक समीक्षा को लेके, मूल ढांचे की संरचना को लेके, और इसके साथ ही गणतंत्र
ठीक है। इसके साथ ही गणतंत्र और राजतंत्र को लेके, साथ ही शेडो कैबिनेट वगैरह को लेके, फिर पीएम किस सदन से होगा इसको लेके, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा या नहीं इसको लेके। तो ये सारे डिफरेंसेस, ये सारे जो मेन अंतर है वो हमने देख लिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को ये बैचेस लेने हैं तो देर नहीं करनी है, क्योंकि ये 7 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ये वाला बैच LD लाइव कोड के साथ आप एडमिशन ले लीजिएगा। और SIP जो भी 2025 के बच्चे हैं वो इस SIP से जरूर जुड़े, 5,999 में ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस पूरी की पूरी सीरीज में 2013 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों का ये कर्तव्य दायित्व बनता है कि आप अभी अपने स्तर से भी लिखें। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।